हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल जीवित सुभाष सर। आज हम आप लोग के लिए लेके आए हैं क्लास 10 के मैथ ऑब्जेक्टिव का सेट 4। तो सेट 1, सेट 2 और सेट 3 का वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके और फ्रेंड्स जो हैं उनको फ़ायदा हो सके। तो देखते हैं सेट 4 में किस टाइप के क्वेश्चन है। आइए फटाफट चेक करते हैं इसको। कह रहा है कि 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं ना कि किस में गुना करने पर 140 आ जाएगा। तो इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, बट इसमें आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सी जो है सही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 4a+3 के रूप का धनात्मक संख्या निम्न में से क्या है। तो यहाँ पे इसमें इस टाइप में क्वेश्चन में हम सेट में आप लोगों को पहले बता चुके हैं कि यहाँ पे देखा जाता है कि क्या है, सम है विषम है। अगर विषम है तो विषम पे, सम है तो सम पे टिक कीजिए। तो विषम है ये, तो विषम पे टिक कर देंगे। 3 नंबर, कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो ये भी आप जानते हैं कि जो रूट से बाहर निकल जाए वो परिमेय होता है, लेकिन जो रूट से बाहर नहीं निकले वो अपरिमेय होता है। तो ये रूट से बाहर नहीं निकलेगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन सी सही है। कह रहा है कि 4 नंबर क्वेश्चन में 8, 9, 25 का लघुत्तम क्या है। तो इसमें से कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन हो एक के अलावा। तो तीनों में गुना कर देंगे। तीनों में गुना करेंगे तो 1800 आएगा। ऑप्शन बी आपका सही है। तीनों में गुना कर लीजिएगा तो 1800 ही आएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि y बराबर px का ग्राफ दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन हम सेट 1, सेट 2 में भी करा चुके हैं। बस इसमें देखना है कि x का जो लाइन है वो कितनी जगह पे कटा हुआ है। तो एक यहाँ पे कटा है, एक यहाँ पे, 2 जगह पे। तो ऑप्शन सी आपका सही है। 6 द्विघात का बहुपद दिया हुआ है x² + bx + c। तो इसके शून्यकों का गुणनफल, तो द्विघात में शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c/a कहाँ लिखा हुआ है, सी। ऑप्शन सी जो है आपका सही है। 7 नंबर में, यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है √5। तो इसका द्विघात का हम फार्मूला लिखेंगे x² - अल्फ़ा प्लस में बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इस पर रखेंगे ना तो ये हो जाएगा 0x और ये हो गया √5। ये 0 ख़त्म, ये आपका आंसर आएगा। तो ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन बी आपका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रेखाएं 2x प्लस में 3y = 5 और 4x प्लस में 6y = 15, 2 समीकरण दिया हुआ, पूछ रहा है कि क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आप लोग बनाइएगा ना तो a1/a2, b1/b2, c1/c2 आप लोग निकाल लीजिएगा। a1/a2 का वैल्यू है 2/4, इसका 3/6 और इसका है -5/15, क्योंकि हम इसको तीनों को एक साइड रख के देखते हैं। अब इसको कटाएंगे तो आएगा 1/2, इसको भी कटाएंगे तो 1/2, लेकिन इसको कटाएंगे तो 1/3 आएगा। तो ये दोनों बराबर हैं, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। तो जब तीसरा बराबर यानी c1/c2 बराबर नहीं होता है तो कोई हल नहीं होता है। तो कोई हल नहीं कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन डी में। आपका ऑप्शन डी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण युग्म x + y का वैल्यू दिया हुआ है 9। अब पूछ रहा है कि x में से y को घटाने पर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन गलत है। ये क्वेश्चन गलत है। तो हम 10 नंबर पे बढ़ जाते हैं। समीकरण युग्म दिया हुआ है, लेकिन y के साथ जो है y का गुणांक जो है नहीं दिया हुआ है समीकरण 1 में। तो वही पूछ रहा है y का गुणांक p जो है वो क्या होगा। तो हमको इसमें निकालना है, लेकिन यहाँ पे देखिए, जहाँ पे ज़रूर दिया हुआ है कि अद्वितीय हल की स्थिति है। तो अद्वितीय हल कब होता है, जब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/b2 का। तो a1 का मान है 4, a2 का 2, b1 का p और इसका 2। इधर नीचे वाला दोनों 2 गायब हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही होगा। तो p का वैल्यू 4, p का वैल्यू 4 कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में करें द्विघात समीकरण दिया हुआ कि हल की विधि। द्विघात समीकरण को हल किस विधि से करते हैं, तो तीनों विधि से करते हैं। इससे भी करते हैं, इससे भी करते हैं, इससे भी करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका जो होगा सही होगा। तो ऑप्शन डी पे टिक कर लीजिए।
12 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक समीकरण दिया हुआ है, द्विघात है, विविक्तर पूछ रहा है। तो जब भी विविक्तर हम निकालते हैं तो किससे निकालते हैं, इस वाले फार्मूला पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये -2 हो जाएगा, -2 पे स्क्वायर और -4 इंटू ए का मान 3 और इसका वैल्यू जो है सी का 1/3, 3 कट गया, ये हो गया 4 - 4 = 0। तो इसमें 0 कहाँ लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है ऑप्शन ए में, तो 12 का ये सही हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि x² + bx + c = 0। तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। दो भिन्न वास्तविक मूल कब होता है, जब d बड़ा होता है 0 से। तो यहाँ पे है d का बड़ा है 0 से लिखा हुआ है भाई, क्योंकि d का वैल्यू ही होता है, फार्मूला होता है b² - 4ac। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। 14 नंबर में द्विघाती सूत्र पूछ रहा है, सब कोई जानते हैं, ऑप्शन ए, -b + -b² - 4ac रूट के अंदर होता है, क्योंकि ये d का वैल्यू √d/2a होता है। तो ये आपका सही होगा ए। अब 15 नंबर में देख रहे हैं AP दिया हुआ है, लेकिन दूसरा पद गायब कर दिया है। तो AP में क्या होता है कि D इक्वल होता है, यानी बराबर होता है। तो D1 हम निकालेंगे, D1 बराबर दूसरा पद में से पहला पद, ये हो गया। D2 निकालेंगे, तीसरा पद में से दूसरा पद। अब D तो बराबर होता है, तो भाई D का वैल्यू भी बराबर होगा। तो 26 माइनस ए है, यहाँ पे ए है। अब क्या करेंगे, इस ए को इस इधर भेज देंगे और 2 को इधर भेज देंगे। तो क्या होगा, इधर आएगा तो 2a और ये इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, तो 28। अब इसको भाग में भेज देंगे तो 28 में 2 से भाग लगेगा, तो a का वैल्यू 14। तो a का वैल्यू 14 कहाँ लिखा हुआ है, ये ऑप्शन बी, ये सही है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि a का वैल्यू दिया हुआ है, d का वैल्यू दिया हुआ है, n का वैल्यू दिया हुआ है। तो n का वैल्यू पूछ रहा है, an का पूछ रहा है। तो an का फार्मूला हम रख देंगे, an = होता है a प्लस में n-1 इंटू d। ये फार्मूला लिख दीजिए। a का वैल्यू आपको पता है, n का वैल्यू पता है और d का वैल्यू भी पता है। तो ये 7 हो गया, ये 7 हो गया, ये 3 हो गया, ये 7 प्लस में 21 = 28। 28 कहाँ लिखा हुआ है, 28 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। अब कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन में कि 1/2 + 1/3 + 1/6 प्लस ... 9 पद हैं ऐसा। तो 9 पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो 9 पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, SN का फार्मूला। तो SN = क्या होता है, ये n/2 और a प्लस में n- सॉरी यहाँ 2a होता है, 2a प्लस में n-1 इंटू d। तो हम रखेंगे, ये 9 हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये a का वैल्यू 1/2 है, प्लस में n का वैल्यू 9 है, घटाओ में 1 और गुना में d वाला क्या होता है, इसमें से इसको हम घटाते हैं। तो 1/3 में से 1/2 को जब घटाइएगा ना, तो -1/6 आएगा। तो -1/6 हम d का वैल्यू लिख दिए। अब ये तो सेम टू सेम कटेगा नहीं, ये कट जाएगा। तो यहाँ पे बच गया 1, यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे -1/6। अब ये तो कट गया 4, ये कट गया 3। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं इसको लेके। 9/2 और यहाँ पे बच गया 1 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस और माइनस में गुना करेंगे तो -4/3। तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं तो लिखेंगे 9/2, यहाँ पे 1 -4/3। ये 9/2 हो गया, ये जब बनाएंगे तो 3, ये 3 -4, तो ये 9/2 और गुना में ये आएगा -1/3। ये कट गया तो ऊपर बच गया -3/2। तो -3/2 कहाँ लिखा हुआ है, -3/2 कहीं लिखा हुआ है जी, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा 17 का। अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है, D जो है वो समांतर है BC का, तो AD का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो एक कहीं कुछ मान ही नहीं दिया हुआ है, तो एक AD का वैल्यू निकलेगा कहाँ से। तो ये क्वेश्चन जो है गलत है। अब 19 नंबर में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 2a है। तो हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन जब हम समबाहु त्रिभुज पहले बना लेते हैं, समबाहु त्रिभुज जब बनाएंगे ना, तो इसमें कह रहा है इसका वैल्यू पूछ रहा है ऊंचाई,
तो ये 2a है, ये 2a है और ये भी 2a है। तो जब इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ए हो गया, ये ए हो गया। अब यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है, तो हम एक त्रिभुज में किसी साइड का, एक इधर का ले लीजिए या इधर का ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसमें चलेंगे तो ये आपका कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। तो लंब का फार्मूला, समकोण त्रिभुज में लंब का फार्मूला आप लोग जानते हैं, लंब बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि कर्ण हमारा वैल्यू है 2a पे स्क्वायर और प्लस माइनस में होता है आधार का स्क्वायर, तो आधार का वैल्यू a स्क्वायर है। जब इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो ये 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस में a स्क्वायर हो जाएगा, घटाएंगे तो 3a स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो 2 है, बाहर एक ठो निकल जाएगा, लेकिन ये जो है एक वो है, तो ये सही रह जाएगा। तो a√3 इसका सही होगा आंसर। कहाँ लिखा हुआ है? a√3, तो ऑप्शन बी आपका सही है 19 का। अब 20 नंबर में देखते हैं, किसी त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये समकोण का, ये तो सब लोग जानते हैं, ये बच्चा जानता है। तो ऑप्शन ए जो है सही है। 21 का देखते हैं, एक्स अक्ष पर वाई का निर्देशांक। अगर एक्स अक्ष पे वाई का निर्देशांक पूछेगा ना, यानी कि बिंदु यहाँ पे है, कहीं एक्स अक्ष पे ही है, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, कहीं हो, तो वाई का वैल्यू 0 हो जाता है। लेकिन अगर यहीं पूछेगा ना कि वाई अक्ष पे है तो एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा, लेकिन इसमें पूछ रहा है कि एक्स अक्ष पे है तो हम वाई का वैल्यू 0 लिखेंगे। तो वाई का वैल्यू 0 कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 22 में कह रहा है कि 2 ठो बिंदु दिया हुआ है ए और बी, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु का फार्मूला होता है दोनों एक्स को जोड़ के 2 से भाग, यानी 2 + में 4/2, और दोनों वाई जोड़ के 2 से भाग, यानी कि -4 और ±2/2। तो ये हो जाएगा 6/2 और ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -2, यानी -8 हो जाएगा, -8/2। तो इसको जब डिवाइड करेंगे ना तो आएगा 3 और -4। तो 3 और -4 कहीं नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब कि आपका ऑप्शन इसमें कहीं नहीं है। तो आप लोग बस देख लीजिए बनता कैसे, ऑप्शन का गोली मारिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? ये हर बच्चे जानते हैं, एक होता है, इसमें रटंत विद्या है। अब 24 नंबर में देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हम सेट में करा चुके हैं, बता चुके हैं कि ये दोनों का प्लस अगर 90 डिग्री हो और ये दोनों अपोजिट हो तो एक होता है इसका आंसर। अगर बाई में रहेगा, अगर घटाव में रहेगा तो 0। तो बोलते बोलते हम आपको कि क्वेश्चन बहुत बार बोल चुके हैं, ये तो दिमाग में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन 25 में कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा उटपटांग टाइप का है बट अच्छा है। इसमें कह रहा है कि 2 cos 3 थीटा, ये वाला क्वेश्चन हम बता रहे हैं, 2 cos 3 थीटा = 1, तो थीटा बराबर होगा, तो हम 2 को इधर भेज देंगे तो हो जाएगा कि cos 3 थीटा = 1/2। तो cos कितना डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। तो cos कटा देंगे, अब इधर बच गया 3 थीटा = 60 और इधर 3 जाएगा भाग में, तो थीटा का वैल्यू आ जाएगा 20 डिग्री। तो 20 डिग्री कहाँ लिखा हुआ है इसमें? ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज है ABC, जिसका 20 समकोण है और भुजा दिया हुआ है, एक कोण दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 20 समकोण है, यहाँ B लिखेंगे, तो यहाँ A लिखेंगे, यहाँ C लिखेंगे। अब कह रहा है कि AB का वैल्यू 5 है, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे। इसका वैल्यू 30 डिग्री है, तो यहाँ पे 30 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए पूछ रहा है कि AC भुजा का वैल्यू क्या होगा। तो AC भुजा हमारे देखने से, यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार, हो गया, तो हमारा ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। तो हमारा कर्ण पूछ रहा है इसमें, तो कर्ण और आधार किस थीटा में होता है, पहले दिमाग में हमको ये लाना है। तो कर्ण और आधार होता है, आधार कर्ण या कर्ण आधार cos थीटा में होता है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू ये वाला फिगर, ये 5 दिया हुआ है, ABC ये पूछ रहा है। तो कॉस लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू लंबाई सॉरी यहाँ पे हम कॉस नहीं लगाएंगे, यहाँ से देखने पे यहाँ पे हमारा थीटा बन रहा है ना, तो यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो यहाँ पे थीटा बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे साइन थीटा। इसमें देखिए फिर से इसको समझ लीजिए, यहाँ पे 30 डिग्री, इसका वैल्यू 5, ए है, ये बी है, ये सी है, क्योंकि यहाँ पे समकोण बन रहा है, तो ये AC पूछ रहा है, ये वाला भुजा पूछ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे लंब कर्ण साइन में होता है, तो लिखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू लंब यानी कि 5, और कर्ण का वैल्यू नहीं दिया है तो हम इसको H मान ले रहे हैं। तो साइन थीटा यानी 30 डिग्री है, यहाँ पे थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू 5/H। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 होता है, और इसका इधर 5/H दिया हुआ है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो H का वैल्यू 10 आएगा। तो 10 कहाँ लिखा हुआ है, यहीं देखना है हमको, कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी पे लिखा हुआ है 10, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब 26 पे चलते हैं। 26 में कह रहा है कि ABC में 20 समकोण, सॉरी 26 हो गया, 27 में चलते हैं। कह रहा है कि PQR में जिसका Q समकोण है, सेम 26 टाइप का ही क्वेश्चन है, सेम 26 टाइप का ही क्वेश्चन है। 27 में चलते हैं। कह रहा है कि PQR में Q समकोण है, तो इसमें भी एक समकोण त्रिभुज हम बना ले रहे हैं, समकोण त्रिभुज बना दिए। इसमें कह रहा है कि Q समकोण है, ये वाला Q है तो ये P हो जाएगा, ये R हो जाएगा। PQ का वैल्यू 4 दिया हुआ है, इसका PR यानी इसका 8 दिया हुआ है, तो कह रहा है कौन QPR का वैल्यू क्या होगा। तो QPR कहाँ है, यानी ये कौन पूछ रहा है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण, ये हमेशा कर्ण रहता है, चाहे यहाँ से देखिए या यहाँ से देखिए। तो हम यहाँ से देखना है क्योंकि P वाला पूछ रहा है, यहाँ से देखना है। तो ये हो गया आपका आधार, ये हो गया कर्ण। हमको लंब से मतलब नहीं है, हमको थीटा पूछ रहा है, यानी कि डिग्री पूछ रहा है, कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हम यहाँ से देखेंगे तो ये हो गया आधार, ये हो गया कर्ण। किस में होता है आधार और कर्ण, कॉस में होता है। तो लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू आधार और कर्ण, आधार बटा में कर्ण। कॉस, इसको कटा देंगे, इसको कटा देंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच गया क्या, कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो कॉस कितना डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है 1/2 होता है। तो कॉस थीटा का जो वैल्यू होगा वो 60 डिग्री होगा। तो 60 डिग्री कहाँ लिखा हुआ है इसमें, 60 डिग्री, ऑप्शन सी आपका सही है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है। क्योंकि आप लोग को ये वृत्त हो गया, ये सेंटर हो गया। अब कह रहा है कि किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, मान लो कि यहाँ पे हम स्पर्श रेखा खींच दिए, यहाँ पे हम खींच दिए इसको, यहाँ पे हम स्पर्श रेखा खींच दिए, और जब स्पर्श बिंदु ये हो गया तो कह रहा है कि उसकी त्रिज्या ये होगी ना, तो क्या होता है यहाँ पे लंब होता है, 90 डिग्री बनता है, यानी कि 90 डिग्री बनता है, इसलिए 90 डिग्री को लंब बोलते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा। अब कह रहा है कि 29 वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा में क्या संबंध है। तो मान लीजिए कि हम एक वृत्त खींच लिए, अब यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचेंगे हम, यहाँ पे खींच दिए, यहाँ पे खींच दिए, चलिए इसको और क्रॉस कर दे रहे हैं, तो क्या हो गया। अब ये जो स्पर्श रेखा है इसमें क्या संबंध है, तो ये समांतर होती है, क्योंकि सेंटर से इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर होती है। तो समांतर, हमेशा समांतर पे आप लोग टिक कीजिएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही है।
अब कह रहा है कि 30 नंबर दी गई आकृति में OP का वैल्यू 5 है। किसका कहाँ है OP? O और P, इसका 5 है और PA 4 है। PA कहाँ है? ये 4 है। तो OA का वैल्यू यानी कि ये आधार जो वृत्त की त्रिज्या, तो इसको हम आधार, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है तो हम आधार का फार्मूला लगा देंगे, कर्ण का स्क्वायर और घटाव में लंब का स्क्वायर। तो यानी कि 5 पे स्क्वायर और घटाव में 4 पे स्क्वायर। तो 5 पे स्क्वायर होगा तो 25 और 4 पे स्क्वायर हो गया तो 16। तो 25 में से 16 गया, 9 आ गया, 9 का वर्गमूल 3 आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन में देखिएगा डायरेक्ट आप फार्मूला सहित मत लिखिएगा, बस दिमाग में रखिएगा कि हाँ फार्मूला का क्या वैल्यू है, क्योंकि टाइम बचाना है हमको। टाइम एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और ख़ास करके मैथ के एग्ज़ाम में पूछिए मत भाई साहब। तो जितना आसानी से आप जल्दी से निकाल पाओ वो आपको देख लेना है। तो इसका 3 आएगा आंसर। 3 कहाँ है? कहीं दिया हुआ है। ऑप्शन सी जो है आपका सही है। अब 31 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। वृत्त के दो त्रिज्याओं उनके संगत चाप से घिरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? अब मान लीजिए कि ये वृत्त है, अब इसमें हम ये वाला त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, तो ये एरिया पूछ रहा है, ये एरिया क्या है? तो इसको हम बोलते हैं त्रिज्यखंड। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अब 32 नंबर में एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा? तो इसमें भी आप देख लीजिए, ये घड़ी है, ये सेंटर है, यहाँ पे सुई लगी रहती है। अब मान लीजिए कि घड़ी जो है ये वाला, एक सुई यहाँ पे है, एक सुई यहाँ पे है। तो आपको क्या दिख रहा है? घड़ी वृत्त है। तो जब घड़ी की सुई जब एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो ये 12 है, ये 3 है, तो यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। अब 12 3 में 1 होता है, 2 होता है, तब 3 होता है। तो सोचिए कि जब ये टोटल 90 डिग्री है तो इसको 3 पार्ट करेंगे तो एक पार्ट आएगा 30, यानी कि ये होता है 5 मिनट। जब एक यहाँ पे आता है ना, एक को 5 मिनट बोलते हैं, तो क्या होता है, यानी कि 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो 30 डिग्री इसमें कहीं लिखा हुआ है, ये हो गया। अब 33 नंबर देखते हैं। दो वृत्त की त्रिज्याएं क्रम से दिया हुआ है, एक 19 है और एक 9 है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योगफल के बराबर है? ये तो 2 नंबर का क्वेश्चन है, बट 1 नंबर में पूछ दिया है, तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आप लोग को ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसमें दोनों वृत्त का परिधि निकाल कर हम प्लस करेंगे। तो दोनों वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होगा? वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो 2πr दोनों में लगेगा, तो हम पाई और 2 कॉमन ले रहे हैं। अब r इसका भी लिख देंगे, बड़ा वाला का और छोटा वाला का, और इधर लिखेंगे बड़ा वृत्त की परिधि भी, जो परिधि इन दोनों की परिधि के योगफल जो है बड़े वृत्त की परिधि है। तो उधर भी परिधि का फॉर्मूला लिखेंगे 2πr। तो इधर का 2π और इधर का 2π कट गया। अब इधर जो r दोनों को प्लस कर देंगे ना, तो यही r होगा। तो 19 और 9 को जब प्लस करेंगे तो क्या होगा? 28 इसमें कहीं दिया हुआ है, 28 जो आपका बी जो है आपका सही होगा। अब 34 नंबर में r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या है? अर्धगोला का आयतन पूछ रहा है। अर्धगोला का आयतन होता है 4/3, तो इसका हो जाएगा 2/3, 2/3 पाई r क्यूब। कहाँ लिखा हुआ है? ये वाला हो गया ऑप्शन ए। 35 नंबर एक शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, आधार का व्यास दिया हुआ है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है, एल का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले एच का वैल्यू हमारा 12 है और आर का वैल्यू ये व्यास है, तो इसका आधा कर लेंगे 5। अब एल बराबर क्या होता है, यानी कि सोचिए कि कर्ण हम निकाल रहे हैं, तो कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लेकिन इसमें होता है एल बराबर एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। तो जब हम एच को स्क्वायर करेंगे तो 144 आ जाएगा, और जब आर पे स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 169, और इसका वर्गमूल निकलेगा 13। तो 13 इसका राइट आंसर होगा। 13 कहाँ लिखा हुआ है? ये। तो 35 का ये सही है। अब 36 में एक घन का एक भुजा a सेंटीमीटर है, तो विकर्ण क्या होगा? तो घन का विकर्ण का फार्मूला केवल पूछ रहा है। तो घन के विकर्ण का फार्मूला होता है √3a। जब वर्ग का पूछेगा तो ये होता है। तो ये वाला आप लोग मत लिखिए, क्योंकि इसमें तो घन का पूछ रहा है ना, तो ये वाला ऑप्शन सही है। अब देख रहे हैं 37 नंबर में कह रहा है कि 3 गुना माध्य बराबर बहुलक। कह रहा है कि 3 गुना माध्य बराबर बहुलक
प्लस में इसमें क्या भरिएगा, तो 2 गुना माध्य होता है, तो 2 इसमें कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन बी आपका सही है। अब 38 में वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को क्या बोलते हैं, तो इसको त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्वरण, रट जाइए। अब 39 में एक पासे को फेंका जाता है तो 4 से अधिक आने की प्रवृत्ति क्या होती है, तो पासा में क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। कहता है 4 से अधिक, तो 4 से अधिक एगो ई होता है, एगो ई होता है, तो ये हमारा अनुकूल परिणाम हो गया। कई गो अनुकूल परिणाम, 2 गो, और कुल परिणाम कई गो होता है, इस सबको प्लस करेंगे तो कई गो है, 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, तो 6 गो नीचे, तो 1/3 हो गया। 1/3 कहीं लिखा हुआ है, देखिए ये वाला ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। किसी खेल को प्रारंभ करने से पहले सिक्के को उछालना एक न्यायसंगत विधि माना जाता है, क्योंकि सिक्का जो होता है सांप्रायिक होता है, दोनों समान परिणाम वाला होता है। क्योंकि सिक्का जो होता है ना भाई साहब, देखे होंगे सिक्का में एक हेड होता है, एक टेल होता है, बस 2 ही चीज़ होता है। तो इसमें क्या होता है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, इसमें तीसरा कुछ आइबे नहीं करता है। इसलिए 2 टीमों के बीच में या 2 आदमियों के बीच में सबसे ज़्यादा सिक्का उछालना सांप्रायिक होता है। तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर जो हो जाएगा सांप्रायिक, ये वाला। तो ये 40 ऑब्जेक्टिव आप लोग को हम सेट 4 कंप्लीट करा दिए। अब सेट 5 भी आप लोग का हम वीडियो बना के डाल देंगे। बस केवल सेट को, हाँ ये बात, हमारे चैनल को जब ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और हाँ, एग्ज़ाम में जो ना 10% आउट ऑफ इस सेट से आउट आएगा 10% क्वेश्चन, तो 90% तो इससे ज़रूर आएगा, तो कोई घबराने की दिक्कत नहीं है। बट आप लोग देखते रहिए और वीडियो बना रहे हैं, वीडियो को देखिए, अपने घर पे बैठ के इसका एक्सरसाइज कीजिए कि हाँ कैसे बन रहा है, किस मैथ को किस टाइप से बनाएंगे। समय भी कम लगाना है, ये भी ध्यान रखना, समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम में, तो समय को महत्व दीजिएगा आप लोग। ये नहीं कि दिन भर लेके बैठे रहेंगे एको मैथ। तो ठीक है, आप लोग वीडियो पे बने रहे, चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।